उकलाना में कार का भयानक हादसा, 24 वर्षीय युवक की मौके पर मौत। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। शराब ठेके के सामने पेड़ से टकराई कार। दादरी में बहू पर तेजधार हथियार से हमला, बंधक भी बनाया गया। बहू ने लगाए ससुरालियों पर संगीन आरोप। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के कैथल से जुड़े तार। कैथल के गांव नरड़ का रहने वाला है आरोपी गुरमीत। करनाल के नए बस स्टैंड पर हुआ जमकर हंगामा। अनलिमिटेड खाने को लेकर बस चालक कंडक्टर धक्का मुक्की कर रहे थे। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं जर्नी तैशी। हमारा हरियाणा में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पूर्व सांसद संजय भाटिया ने 17 अक्टूबर को पंचकुला में होने वाले हरियाणा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर बात की। उन्होंने कहा कि यह समारोह देश के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में होगा। पहले कार्यक्रम का आयोजन पंचकुला के सेक्टर 5 परेड ग्राउंड में तय किया गया था, लेकिन वहां की क्षमता कम होने के कारण स्थान बदल दिया गया है। किसान नेता गुरमान सिंह चड़ूनी के बयान पर भाटिया ने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों के लिए कई नीतियां बनाई हैं। उन्होंने सवाल किया कि जो लोग किसानों की बात करते हैं, उनके राज्यों में सरकार होने के बावजूद वे क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं। समारोह की तैयारियों को लेकर वो पूरी तरह से आश्वस्त हुए। बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है। देश के हमारे प्रधानमंत्री चुनाव से पहले भी 4 जगहों पर बहुत बड़ी बड़ी रैलियां करके गए। उन्होंने क्लियर मैसेज दिया, सबसे आशीर्वाद मांगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आशीर्वाद मिलने के बाद आज उस खुशी में शामिल होने के लिए इस देश के ही नहीं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में जिनका नाम आता है, ऐसे हमारे मोदी जी इस पल के साक्षी बनेंगे, इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे। यहाँ पर आ रहे हैं। मैं पूरे हरियाणा की जनता की तरफ से, पूरे हरियाणा के भाईचारे की तरफ से, पूरे हरियाणा की 36 बरादरी की तरफ से उनका धन्यवाद भी करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ। संजय जी, कार्यक्रम काफी बदले गए हैं। पहले परेड ग्राउंड में रखा गया था, अब यहाँ पे रखा गया है। कितना एरिया कितना है यहाँ पर? देखिए जो पहले परेड ग्राउंड में रखा गया था उसका ये था कि टेंटेटिव डेट जो हमारे पास आई थी मीडिया के माध्यम से, वो 15 तारीख आई थी। तो 15 के हिसाब से तैयारी करनी थी। वो हमने फिर, क्योंकि यहाँ पर दशहरा ग्राउंड है, यहाँ 12 तारीख को रावण दहन होना था और 13 को ये मैदान खाली होना था। केवल 14 की डेट में इतना बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ खड़ा नहीं किया जा सकता था। उसके लिए 2-3 दिन 4 दिन की जरूरत थी मिनिमम। तो हमने ये स्थान बदल के परेड ग्राउंड करा। लेकिन जैसे ही हमें पता लगा कि ये 17 की तारीख हो गई है, तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम था इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करने में। और कारण था परेड ग्राउंड की जो कैपेसिटी थी इस मैदान से आधी थी। और लोगों का जो उत्साह आ रहा था, लोगों का जो फीडबैक आ रहा था कि लोग आना चाहते थे, हमें फ़ोन कर रहे थे कि भाई साहब मेरे लिए एक कुर्सी ज़रूर रखना। उस फीडबैक को देखते हुए हमें लगा कि परेड ग्राउंड बहुत छोटा पड़ेगा। मुझे तो ये ग्राउंड भी लग रहा है कि छोटा ही पड़ेगा। जिस तरह का फीडबैक आ रहा है, हम लोग बड़ी भारी संख्या में यहाँ आना चाहते हैं। सर, देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ कौन कौन से बड़े चेहरे जो है? मुझे लगता है माननीय अमित शाह जी तो 16 को यहीं हैं विधायक दल की मीटिंग के लिए। 17 को उन्होंने पहले ही आना था, इसलिए 16 को उन्होंने अपना रख के यहाँ पर रहने वाले हैं। हमारे कई स्टेटों के मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं। केवल बीजेपी शासित प्रदेश ही नहीं, एनडीए के शासित जो प्रदेश हैं जहाँ एनडीए के सहयोगी दलों के मुख्यमंत्री हैं, वो भी इस आयोजन में शामिल होंगे। भाटिया जी, अमित शाह को लेकर, हाँ जी, विपक्ष का आपने बड़ा अच्छा एक सवाल मेरे से पूछा है कि सभी विपक्ष को ये देखिए निमंत्रण जाते हैं गवर्नर साहब की तरफ से, प्रोटोकॉल भी है, सबके पास जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी स्टेट लीडरशिप है, उस छोटी टोली की मीटिंग में मैं था। मैं आपको इंटरनल जानकारी दे रहा हूँ, पर्टिकुलर नाम लेकर, जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, परमात्मा हमारी आयु भी उनको लगा दे, स्वस्थ रहें और यहाँ पर आएँ, इस पल के साक्षी बने। क्योंकि हरियाणा के गौरव में सबका गौरव है। राजनीतिक विचारधारा, चुनाव आमने सामने लड़ना, वो एक प्रक्रिया है, समाज के बीच में जाना, अपना पक्ष रखना। लेकिन जब सरकार बन जाती है तो किसी एक विशेष दल की नहीं रहती, वो हरियाणा के बच्चे बच्चे की सरकार होती है। तो मैं समझता हूँ कि सभी, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह रहे हों, बड़े सम्मानित नेता हैं, हमारी बहन शैलजा हैं, तो सबको ही निमंत्रण जाएगा। और मैं सबसे आपके माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस पल के साक्षी जरूर बने। और केवल मुख्यमंत्री और मंत्री पद की शपथ तो है ही है इस कार्यक्रम में। मैं चाहता हूं कि हम सब भी संकल्प करें। हरियाणा का बच्चा बच्चा, चाहे इस पंडाल के अंदर है, इस पंडाल से बाहर है, हरियाणा के किसी कोने में है, देश के किसी कोने में है, और हिंदुस्तानी दुनिया के किसी कोने में हरियाणा का अगर कोई भी बच्चा है, वो इस बात को संकल्पित होगा
कि ये हमारी अपनी सरकार है और हम हरियाणा को और तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएंगे। अमित शाह को ऑब्जर्वर बनाया गया, इसके पीछे का कोई खास कारण है? कोई मुख्यमंत्री को लेकर विवाद है, जैसे अनिल विज भी दावेदारी पेश कर रहे हैं, राव इंद्रजीत भी कुछ विधायकों को लामबंद किए हुए हैं, तो ऐसा कोई विवाद ना हो इसी के चलते ऐसा पहली बार हुआ है कि अमित शाह किसी स्टेट में इस तरह से ऑब्जर्वर बनकर आ रहे, इतने सीनियर नेता है। देखिए, हम अनिल विज जी हमारे बहुत ही सीनियर लीडर हैं और हमारे जैसे लोग उनकी कार्य प्रणाली को देखकर ही राजनीतिक क्षेत्र में सीखे हैं। बहुत ही ऑनेस्ट और मेहनती हैं। और राव इंद्रजीत जी तो हमेशा 14 से लेकर आज 2024 तक जब भी सरकार बनी है, उनका और ख़ासतौर पे दक्षिण हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन ये मीडिया में क्यास है। हालांकि अनिल विज जी बार बार बोल चुके हैं कि पार्टी जो भी निर्णय करेगी, मेरी इच्छा है, मैं सीनियर हूँ, मैंने उनकी सारी स्टेटमेंट्स को बड़े ध्यान से सुना है। उन्होंने कहा मेरी इच्छा है, मेरे को मौका मिले तो मैं और अच्छा काम करूँगा। उन्होंने अपनी इच्छा जताई है। लेकिन कभी भी अनिल विज जी ने ये नहीं कहा कि वो पार्टी के फैसले का सम्मान नहीं करेंगे। और कल मैं देख रहा था, राव इंद्रजीत जी का भी ट्विटर पे आया हुआ था, उन्होंने कहा कि ये जो मीडिया के अंदर खबरें फैलाई जा रही हैं ये भ्रामक हैं। मैं 100% भारतीय जनता पार्टी के फैसले के साथ हूँ। अपनी इच्छा बताना, अपना पक्ष रखना, उसको हमें इन चीज़ों के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। और जहाँ तक माननीय HM साहब के आने का है, 17 को उन्होंने रहना ही था, तो 16 को विधायक दल की बैठक रख के उन्होंने एक दिन पहले ही यहाँ पर बैठक, ये मेरे को लगता है शायद चंडीगढ़ में ही होगी। लेकिन सर ये कहा जा रहा है कि कोई विधायक उनके सामने बोल नहीं पाएगा, इस वजह से अमित शाह को लाया गया है कि वो एक बात बताऊं, मैं तो विधायक भी नहीं हूं और मैं साधारण कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी में जो इंटरनल डेमोक्रेसी है, आप उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। जब ये टिकटों के निर्णय होते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, हरियाणा से रिप्रेजेंटेशन जाता है, बड़ी बेबाकी से, मैं इसका साक्षी रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश में जब मैं सह प्रभारी के नाते अभी लोकसभा में था, लेकिन विधानसभा में मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी के नाते चुनाव में मेरी ड्यूटी लगी थी, तो इस तरह की बैठक में मेरा बैठने का अनुभव आया। आप विश्वास करें कि मैं बाहर से जाकर अगर मैंने कोई पक्ष रखा, हो सकता है उस पक्ष से जो हो हम मानते हैं कि वो भी सहमत ना हो, लेकिन जब कलेक्टिव निर्णय हुआ, यहाँ सामूहिक निर्णय होते हैं, लेकिन हम अंदाज लगाते हैं। ठीक है, अपनी छवि होती है, किसी नेता की अपनी छवि है, क्योंकि अमित शाह जी ने वो काम करके दिखाया हिंदुस्तान के अंदर। धारा 370 में पार्लियामेंट में था, आज फारूक अब्दुल्ला जी अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, वो बोलते थे खून की नदियां बह जाए, ललकारा दिया पार्लियामेंट के अंदर। मैं सुन रहा था, मैं हैरान था कि ये इतने बड़े पंचायत, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर आकर थ्रेट कर रहे हैं कि अगर आपने धारा 370 हटा दी तो खून की नदियां बहेंगी। ऐसे नेताओं का मक्खी भी नहीं मरी, किसी का पसीना भी नहीं बहा जब धारा 370 हटी। ये काम अमित शाह जी ने करके दिखाया। और अब तो उनकी सरकार बन रही है, अब तो वो खुद बन गए, उनका बेटा बन रहा है। मैं चैलेंज करता हूँ, सुई की नोक बराबर भी धारा 370 को हटा के दिखा दे। तो ऐसा कुछ नहीं है, लोकतंत्र है और भारतीय जनता पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है। अमित शाह जी का सब सम्मान करते हैं, उनकी दृढ़ता का, उनकी दृढ़ शक्ति का, और जिस तरह से उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि आज सर गुरनाम सिंह चडूनी ने कहीं ना कहीं जो आरोप पहले आप लोग लगाते रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमने माहौल बनाकर दिया था कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस उसे बुला नहीं सकी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मूर्ख बताया। देखिए, ऐसा है कि हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये प्रायोजित आंदोलन है, और ये बात अब इन स्वयंभू किसान नेताओं ने अपने मुख से मान ली है। हरियाणा की जनता 2014 से पहले की जो व्यवस्था थी और 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जिस तरह की व्यवस्था किसान भाइयों के हक में पार्टी ने बनाई, सरकार ने बनाई, उसकी तुलना करती थी। 2014 से पहले का माहौल ये था कि CLU के नाम पे किसानों की ज़मीनें लूटी जाती थी, सेक्शन 6, सेक्शन 4, सेक्शन 9 लगा के किसानों को डराया जाता था। किसान अगर अपनी फसल मंडी में बेचने चला गया तो उसको 15-15 दिन मंडी में पड़े रहना पड़ता था। किसान की फसल का पैसा 4-4 महीने किसान को मिलता नहीं था। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी तो हमने एक व्यवस्था बनाई, किसान की फसल का पैसा सीधा किसान के खाते में जाएगा, 72 घंटे में किसान को उसकी फसल का पैसा मिलेगा। 14 फसलें सरकार MSP पे खरीदेगी, जो बाद में नायब जी ने 24 कर दी। और अगर किसी टेक्निकल कारण से किसान का पैसा लेट होता है तो उसको 9% ब्याज मिलेगा। इस तरह की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा प्रदेश में बना दी। किसान की खेती को जोखिम फ्री करने के लिए 50 से ज़्यादा योजनाएं हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाई।
और किसान भाई इस चीज़ की तुलना करते थे और यही कारण था कि हरियाणा का किसान खुल के भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा था। हरियाणा के किसान ने हमें आशीर्वाद दिया कि हम तीसरी बार हरियाणा में जनता की सेवा करें, और गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे स्वयंभू किसान नेताओं की सच्चाई उनके मुंह से ही बाहर आ गई, और ये प्रदेश की जनता देख भी रही है और समझ भी रही है। हम पहले दिन से बोल रहे थे कि ये सब प्रायोजित है, ये लोग विपक्ष के एजेंट हैं, अब उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया। नहीं है, लोकतंत्र है और भारतीय जनता पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है। अमित शाह जी का सब सम्मान करते हैं, उनकी दृढ़ता का, उनकी दृढ़ शक्ति का, और जिस तरह से उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को इतना स्ट्रांग किया कि आज दुनिया के सभी ताकतवर देशों में हिंदुस्तान का नाम आता है। ऐसा देश बनाने वाले लोगों के लिए तो श्रद्धा सबके मन में होती है। शाम को आज एक बैठक होने वाली है, आप लोगों की क्या विशेष है? मैं हमारे राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी, जो विशेष रूप से केंद्र की योजना से इस सारे समारोह को मॉनिटर करने के लिए, नज़र रखने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं। जो 26 तरह की व्यवस्थाएं कार्यकर्ताओं की हमने टीम बनाई है, ताकि आने वाले जितने भी यहाँ पर इस समारोह में हमारे मेहमान हैं, साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। उन सारी व्यवस्थाओं को बारीकी से देखने के लिए पंचकमल में 5 बजे हमारी बैठक है, और जिसको जो विभाग दिए हुए हैं उनके हेड्स भी वहाँ पर रहेंगे। सर, एक गुरनाम चढ़ूनी किसान नेता है, वो कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस को माहौल बना के दिया बीजेपी के खिलाफ, लेकिन कांग्रेस उसे बुना नहीं पाई। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मूर्ख बता रहे हैं। ऐसा है, बेईमानों का बाद में झगड़े ही होते हैं, टोटे में भी झगड़े होते हैं, बंटवारे में भी झगड़े होते हैं। अब उनका टोटा पड़ गया, किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले ये हुड्डा साहब, ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी, इन्होंने किसानों के नाम पर सिर्फ राजनीति की है। जब भी किसानों के भले की कोई बात आई हो, किसानों को सम्मान निधि आपने क्यों नहीं दी? किसानों को फसलों का रेट आप क्यों नहीं दे रहे? सरकारें तो कांग्रेस की भी हैं स्टेट के अंदर, जितनी फसलें अब हरियाणा के अंदर है, खिलाड़ियों को सम्मान आपने उतना क्यों नहीं दिया जितना हरियाणा की बीजेपी सरकार ने दे दिया? सरकारें तो और पार्टियों की भी दूसरे उसमें रही हैं, इनको शर्माना चाहिए। इतना झूठ, इतना झूठ। और सबसे बड़ी बात, इस चुनाव का जो मैंडेट है, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के हक में तो गया है। ये क्लियर मैंडेट है कि तुम सारे झूठे हो, तुम बेईमानो। ये भी एक टैग इन्होंने विपक्ष के नेताओं के ऊपर लगाया। हम तुम्हारी खोखली बातों में, झूठी बातों में नहीं आते। मैं हरियाणा के किसान को, हरियाणा के जवान को, हरियाणा के युवा को, हरियाणा की अपनी बेटी और बहन को सल्यूट करता हूँ, जिन्होंने जात पात से ऊपर उठकर, जिन्होंने क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर जो जहर बोया जा रहा था हरियाणा के अंदर, उस जहर को करारा जवाब दिया। मैं सल्यूट करता हूँ हरियाणा की समस्त जनता को कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इतना प्यार दिया। देखिए मोहित जी, हमें एक बात को समझना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित राजनीतिक दल है। हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेवारी देनी है। कार्यकर्ता को उसकी योग्यता के अनुसार एक जिम्मेवारी दी जाती है और कार्यकर्ता पूरी तन्मयता से उस जिम्मेवारी को निभाता है। भारतीय जनता पार्टी में नेता नहीं कार्यकर्ता होते हैं। हर कार्यकर्ता को जो काम शीर्ष नेतृत्व की तरफ से दिया जाता है, कार्यकर्ता उसको निभाता है। अब पार्टी ने एक जिम्मेवारी माननीय अमित शाह जी को दी, बतौर पर्यवेक्षक वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ आ रहे हैं, तो ये एक नेतृत्व के द्वारा दिया गया काम है। मुझे लगता है कि हमारे मीडिया के साथी अपनी तरह से विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे किसी विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हैं कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से एकजुट हैं। उन्होंने चुनाव में भी ये दिखाया, सबने पूरी तन्मयता से, पूरे जोर शोर से मिलके चुनाव में काम किया, नतीजा हमारे पक्ष में आया। तो इसका विश्लेषण इतना ही हो, मेरा ऐसा मानना है। पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए पराली जलने से रोकने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सोनीपत की बात कर ली जाए तो अभी तक महज 8 केस ही सामने आए हैं, लेकिन किसान पराली जलाने से प्रशासन की अपील के बाद भी नहीं रुक रहे हैं। सोनीपत डीसी ने किसानों से अपील की है कि वह खेतों में पराली ना जलाए, बल्कि पराली का समाधान के लिए प्रशासन की सहायता ले। पहले तो मैं सोनीपत के किसानों को अभी तक का जो उनका AFL के मामले में, पराली जलाने के मामले में मेरा अनुभव रहा है, उसके लिए बधाई देना चाहूँगा कि हमारे ज़िले में 8 केस आए हैं। जो 8 केस भी 6 एक दिन आए हैं और 2 एक दिन आए हैं, लेकिन 99.99% किसानों ने सही तरीके से अपनी पराली का प्रबंधन किया है और किसी ने भी खेत में आग नहीं लगाई है। मैं आपके माध्यम से सभी किसानों से अपील करना चाहूँगा कि पराली को जलाने का एक सही तरीका नहीं है, आप उसका निस्तारण कीजिए। अगर आप उसको नहीं बेच पा रहे तो हमें बताइए। इस टाइम अपने खेत में किसी भी प्रकार की आग ना लगाए। सरकार या हम लोग ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमें किसानों पे कड़ी कार्रवाई करनी पड़े,
लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश हैं कि अगर कोई भी पराली जलाता हुआ पाया गया तो उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी, उनसे जुर्माना भी वसूल किया जाएगा और ये उनके लिए मैं समझता हूँ कि और उनके परिवार के लिए भी परेशानी का कारण बने। मैं सभी किसानों से अपील है कि अपनी पराली का सही ढंग से निस्तारण करें, अपने बच्चों को, अपने आसपास के सबके लिए हवा को शुद्ध रह पाए, पूरे प्रदेश के लिए हवा शुद्ध रह पाए, ऐसी मेरी सबसे गुजारिश है। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कांग्रेस की हार पर एक बार फिर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा को निशाने पर लिया है। किरण चौधरी ने कटाक्ष किया कि जहां बापू बेटा बैठे हैं वहां नाश होना तय है। उन्होंने ईवीएम पर कांग्रेस के सवाल पर कहा कि अच्छा होता कांग्रेस जनमत को स्वीकार करती। हाँ, तो बीजेपी जो है प्रचंड, मैंने शुरू से कहा था पूर्ण बहुमत से जो है बीजेपी सरकार बनाएगी और वो बीजेपी ने बनाई है। ये तो हमेशा से जो है ये जो उछल कूद हो रही थी, ये पता नहीं लोगों को समझ क्यों नहीं आई, क्योंकि जहाँ पर हुड्डा साहब बैठे हैं और उनके बेटे बैठे हैं वहाँ तो नाश होना ही होना है। क्योंकि इन्होंने जिस तरह से टिकटों का वितरण करा, जिस तरह से इनकी आपसी लड़ाई थी, जिस तरह से नीचे से कटाई पटाई चल रही थी और जिस तरह से लोगों ने जो है माध्यम से देखा, ये सोशल मीडिया के माध्यम से कि खुलेआम ये कह रहे हैं कि पहले तो अपना घर भरेंगे, फिर जो है रिश्तेदारों का भरेंगे, फिर उसके बाद देखी जाएगी इलाके के लोगों का। तो लोगों को समझ में आ गई कि ये लोग जो हैं इनके पास ना कोई नीतियां हैं और ना कोई नियत है काम करने की। और वही नतीजा ये था कि जब वोट डाली तो सबने जो है बहुत सोच समझकर प्रगति के लिए, विकास के लिए, ईमानदारी के लिए और जो है हरियाणा को जो है आगे बढ़ाने के लिए जो पार्टी है वो केवल भाजपा है। और भाजपा की शीर्ष नेतृत्व ने जिस तरह से काम करा, संगठित होकर जिस तरह से वो काम करते हैं, तो निश्चित तौर पे जो है कांग्रेस जो है पिछड़ी। मैडम बात करें 2-4 मुद्दे जिससे कांग्रेस हारी और 2-4 मुद्दे जिससे बीजेपी जीती है, वो क्या मानते हैं आप? मुद्दे मैंने आपको बताए, एक तरफ भ्रष्टाचार, एक तरफ भाई भतीजावाद, एक तरफ क्षेत्रवाद और दूसरी तरफ जो है ईमानदारी से काम करना, दूसरी तरफ है इलाके का विकास, दूसरी तरफ जो है बिना खर्ची पर्ची 100 तरीके की जो हैं योजनाएं जो हैं लागू करी सरकार ने। तो जनता को समझ में आ गई। एक तरफ जो है इतना जातिवाद फैला रखा था, दूसरी तरफ सारी 36 बिरादरी को भाजपा लेकर चलने वाली पार्टी है, वो हम सब ने देखा। तो यही एक कारण था कि जो है पूरी तरह से कांग्रेस नाम की तो कोई चीज़ रही नहीं थी, उसको पूरी तरह से बाबू और बेटे को नकारा गया। जो कांग्रेस वो आरोप लगा रही है 20 जगह ईवीएम की शिकायत दी गई है कि बैटरी लो थी, वहाँ पर 20 जगह आ रही है, दोबारा से काउंटिंग की जो है मांग की है, चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। ये तो अब वो ठीकरा जो है ईवीएम के ऊपर फोड़ेंगे, क्योंकि इनके पास तो कुछ रहा नहीं। जो इनके अपने इलाके हैं जहाँ से जीत के आए हैं वहाँ पे ईवीएम की क्यों नहीं बात करते? तो ये तो सारी बेकार की बातें हैं। और जब वो कहते हैं ना अंगूर खट्टे दिखते हैं, तो फिर अब और कुछ तो रहा नहीं। अब किस तरह कैसे बचे हैं बाबू बेटा दोनों? तो अब कभी इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, कभी कोई और वो देंगे अपना जो है ये कार्रवाई करने की बात करेंगे ईवीएम के खिलाफ। लेकिन सच्चाई ये है जनता की मैंडेट है और अच्छा होता अगर ये कहते कि हम स्वीकार रहे हैं, जनता ने हमारे को जो मत दिया उसको हमने स्वीकारा है, तो ज़्यादा अच्छा होता। ये इस तरह से ये जो भागा दौड़ी है ईवीएम करके कर रहे हैं, सारे जनता को समझ में आ गई है कि किस तरह के लोग हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी किसान नेता मैम। मुंबई में हुए बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के तार कैथल से जुड़े बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी गुरमेल कैथल जिले के गांव नरट का रहने वाला है, जो साल 2019 में एक युवक सुनील की हत्या करने के मामले में कैथल जेल में बंद था। उसके बाद जमानत पर बाहर आने के बाद वो मुंबई चला गया, जहां लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों के साथ उसके संबंध बने। बताया यह भी जा रहा है कि आरोपी कैथल जेल में ही लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों के संपर्क में आया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी के माँ बाप की मृत्यु हो चुकी है और लंबे समय से अपने गांव में नहीं रह रहा था। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर बाबा सिद्दीकी के घर और दफ्तर की रेकी की थी। वे 1.5 से 2 महीने से मुंबई में थे और उन पर नजर रखी गई थी। माता जी आपका गुरमेल की क्या लगते हो? दादी। अच्छा, कब से गुरमेल यहाँ रहता है नहीं रहता? गुरमेल ना तो रहता 3-4 महीने हो गए ना। अच्छा, पूरा नहीं आया। कहाँ गया था? मन्ना के बेरा काटा गया, मन्ना को सब बता का गया था। अच्छा, 5 में तो घर भी थी, अड़ंगा गेरन बहरी थी। मन्ना तो पता नहीं कड़ा तो गया था, कड़ा ना कर ना मार दौरा फोन ना मार दौरा करता ना माम करते। अब आप कब से रह रहे हो यहाँ? हाँ, यहाँ कब से रह रहे हो आप? क्या? कितने दिन हो गए आपको आए को? यहाँ कितने दिन से रह रहे हो यहाँ पे? गाँव में नहीं आया वो। आप
मैं तो उरी रहूँ भी लेकर जाऊँ ना, तो एक मेरा पोता 12-13 साल गुरमेल ना 4 महीने हो गए उसका गए माना नहीं कुछ भी कह गया। ये कुछ मतलब बेदखल करवा रहे क्या करके है? हाँ मना कितने भाई हैं कितने बहन हैं? वो तो एक को था बाप का। अच्छा, हाँ अकेला ही था। बहन कितनी है? बहन को नहीं उसका, अच्छा, अकेला ही था। उसका बाप मर गया था। हाँ वह छोटे का बिठा दी थी। हाँ छोटे के ना के आए कि छोरा एक छोरी। अच्छा मैं हूँ भी। अच्छा, पहले भी जेल गया था अभी कुछ साल पहले भी जेल गया था, क्या मामला था? वो जेल में गया था, उसके नबाई मारा था, उसके गला था वो जानता गया था जेल में। तो बाहर आया था जमान तो आया? बाहर माना नहीं बेरा किसने कढ़ाया किसने ना कढ़ाया। अच्छा, बेदखल करके है मैं हाँ बेदखल करके है बेदखल कर रखा जी मन तो चाहे मेरे दौरा तो मना 10-11 साल बेदखल कराई ना उसने। चाहे मेरे दौरा तो उसका गोली काट जो खड़ा करके मना कोई सी कोई नहीं। बात नहीं हुई अभी, कोई संपर्क कोई फोन? हाँ मैं जो तो दुखी होगी। बात नहीं तेरे गले उसकी? हाँ बात नहीं गुरमेल की फोन फोन आया ना कुछ नहीं होती बात होती नहीं कुछ होती कभी 30 त्योहार पे आवा कभी? कदे नहीं आंदा हो। अच्छा ठीक। तीज दिन तुम्हार ना कदे नहीं आंदा हो। वो मरता मर रहे माम उसका मर रहे हमारे लेखा मेरे लेखा तो गोली काटी जो उसमें खड़ी करके मन ना कोई सी नहीं उसकी। जब मेरी नहीं शर्म देखी उसने फिर मैं क्या देखूंगी। आप दादी हो? हाँ जी दादी हूँ मैं। क्या नाम आपका? कुल्ली देवी। कुल्ली देवी। जी आपका नाम क्या है? महेंद्र सिंह जी। हाँ जी, आपके गांव में नरड़ गांव में गुरमेल सिंह है। हाँ है गुरमेल हाँ जी, हाँ सिंह। जी, क्या मामला है इसका बताओगे थोड़ा? गांव में कैसा है? गांव में इसने घर क्या ना बेदखल करके जी और उड़ा तो फरार है यूँ। हाँ और पुलिस वाले के भी फोन आए थे, CIA में भी आया था और तितरम थाना में भी आया फोन। यहाँ नहीं है वो। अच्छा हाँ जी। तो पहले भी कोई हाँ आरोप है इस पे हत्या का? पहला आरोप है अंदर था यू जेल में। अब वीरा ने किस तरह छूटा जमान जमून पा रहा। ये हमारा लड़का था रामपुर का लड़का, उसने सुअंगला मारा था उड़ा कैथल। इसी लड़के? हाँ इसी लड़का ने, कई जने थे मारने में। हाँ तो अभी गांव में व्यवहार कैसा था इसका? बुआर तो कुछ नहीं, बुआर बेकार है ना। बुआर अच्छा होंगे जे फिर के बात थी। कितनी उम्र थी इसकी? उम्र तो थोड़ी 25 साल की। हाँ 20-22 साल का जी। अच्छा हाँ तो और क्या कहना चाहोगे जैसे? हाँ और क्या कहना चाहते हो कुछ इस लड़के के बारे में? वो फरार हो रहा भी करा था हमें, और क्या कहना। आपने गांव में कब देखा था इसको? मैंने तो 2-3 महीने पहला देखा था जी। अच्छा हाँ तो तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब इनको बेदखल किया हो, ऐसा कुछ है? हाँ बेदखल करके तो वहाँ भी बेदखल करके हमने बेरा नहीं कराया कि नहीं कराया। ये पूछा था मैंने चौकीदार, हाँ क्या चौकीदार कह रहा भाई बेदखल करके नहीं करके ना।